सन 1193 बिहार की जमीन पर एक नाम जोरों शोरों से उभर रहा था। वह था बख्तियार खिलजी, एक ऐसा क्रूर आक्रमणकारी जो हर जंग जीतता जा रहा था। परंतु एक दिन उसे एक ऐसी बीमारी लगी जिसका कोई इलाज नहीं कर पा रहा था। सारे हकीम जवाब दे चुके थे और खिलजी किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से अपना इलाज नहीं करवाना चाहता था। अंततः मृत्यु के डर से उसने नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य से अपना इलाज कराया। परंतु इसके बाद क्यों खिलजी ने पूरी नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी? आखिर ऐसा क्या हुआ? वैसे क्या सच में खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया? क्योंकि हमें कुछ सबूत ऐसे भी मिलते हैं जो बताते हैं कि नालंदा को बख्तियार खिलजी ने नहीं बल्कि ब्राह्मणों ने जलाया, क्योंकि नालंदा एक बौद्धिक विश्वविद्यालय थी। तो क्या यह बात सच है? आज से करीब 1600 साल पहले भारत में एक ऐसी विश्वविद्यालय थी जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी। पूरे दुनिया भर से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे। इस विश्वविद्यालय में 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी और 1,500 से ज्यादा आचार्य मौजूद थे। पर इस विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना इतना भी आसान नहीं था। माना जाता है कि 90% लोग यहाँ जाने में असफल हो जाते थे, क्योंकि यहाँ एंट्रेंस एग्जाम भी होता था। माना जाता है कि यहाँ के गेटकीपर को दुनिया की विभिन्न भाषाओं का ज्ञान था और कोई भी विद्यार्थी यहाँ प्रवेश लेने आता तो वह गेटकीपर उसी की भाषा में उससे प्रश्न पूछते और सही उत्तर देने पर ही उन्हें प्रवेश की अनुमति होती थी। सोचिए, आज से कई 100 साल पहले वहां के गेटकीपर्स को ही इतना नॉलेज था कि वे अलग अलग भाषा बोल और समझ सकते थे। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी यहाँ की लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय। माना जाता है कि यहाँ के पुस्तकालय में 90 लाख से ज्यादा किताबें थीं। ये किताबें इतनी ज्यादा थीं कि जब नालंदा को जलाया गया तो ये किताबें लगभग 3 महीनों तक जलती रहीं। तो आखिर इस महान विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया और किसने इसे बर्बाद किया, और अभी के टाइम पर नालंदा को पुनर्जीवित करने का क्या प्रयास चल रहा है? तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी के निर्माण से लेकर विध्वंस तक की कहानी, वो भी सही प्रमाणों के साथ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे एक लाइक जरूर करें। माना जाता है कि आज से हजारों साल पहले बुद्ध के प्रवचन से प्रभावित होकर 500 व्यापारियों के एक समूह ने गौतम बुद्ध को एक बहुत बड़ा क्षेत्र उपहार में दिया, जहां बहुत सारे आम के पेड़ थे, और यहीं बैठकर बुद्ध ने कई वर्षों तक लोगों को उपदेश दिए और इस वन को तपोवन कहा जाने लगा। और आगे चलकर इसी जमीन पर वो बीज बोए गए जिसने दुनिया की सबसे महान यूनिवर्सिटी को जन्म दिया। समय बीता और आया भारत का गोल्डन एज यानी कि गुप्ता साम्राज्य। गुप्ता सम्राटों ने संस्कृति, शिक्षा और विज्ञान को बढ़ावा दिया, और इसी माहौल में इस छोटी सी आध्यात्मिक भूमि को एक विशाल विद्यापीठ में बदलने की योजना बनी। गुप्ता साम्राज्य के वंशज कुमार गुप्ता ने पहली बार 427 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी, और धीरे धीरे नालंदा एक साधारण शिक्षण स्थल से बढ़कर विश्व स्तरीय विद्यापीठ बन गया, जहां 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते थे, जिनमें भारत के साथ ही साथ तिब्बत, चीन, कोरिया, सुमात्रा, जावा, म्यांमार, पर्शिया जैसे देशों के भी विद्यार्थी शामिल थे। और इन्हें शिक्षा देने के लिए लगभग 1500 से 2000 शिक्षक थे जो विश्व स्तरीय ज्ञान रखते थे, जिन्हें शीलभद्र, धर्मपाल, शांति रक्षित और नागार्जुन जैसे उपाधि दी जाती थी। ये विश्वविद्यालय लगभग 120 एकड़ में फैला हुआ था, जिसमें 11 बड़े विहार यानी कि हॉस्टल ब्लॉक थे, साथ ही 6 विशाल मंदिर, क्लासरूम, तालाबें और बड़ी बड़ी दीवारें थीं। लेकिन यहाँ की सबसे प्रसिद्ध इमारत थी यहाँ की लाइब्रेरी, जिसमें 90 लाख से भी अधिक पुस्तकें थीं। इस 9 मंजिला लाइब्रेरी को 3 भागों में बांटा गया था, रत्न सागर, रत्नादधि और रत्नरंजक,
जिसमें विभिन्न विषयों की किताबें थीं, जैसे गणित, खगोल, वास्तुशास्त्र, व्याकरण, तंत्र, तत्वज्ञान, योग, ज्योतिष आदि। इस विश्वविद्यालय में ये सभी विषय पढ़ाए जाते थे। यहाँ की शिक्षा काफी प्रभावशाली थी। माना जाता है कि नालंदा का खाद्य भंडार और खर्च पास के 200 गांवों से आता था। दरअसल यहाँ के आचार्य गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे और उन्हीं से जो मिलता उसी से नालंदा विश्वविद्यालय चलता। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां के आचार्य चाहते थे कि शिक्षा और राजनीति को एक दूसरे से दूर रखा जाए, इसलिए वे राजा से कुछ नहीं लेते थे। आज के जमाने के हिसाब से उनकी सोच हमसे कहीं ज्यादा आगे थी। यहाँ पढ़े हुए विद्यार्थियों का नाम भी विश्व प्रसिद्ध हुआ। हम भारतीय जिस जीरो शून्य की उत्पत्ति का श्रेय महान मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट को देते हैं, वे भी इसी विश्वविद्यालय से पढ़े थे। साथ ही नागार्जुन और धर्मकीर्ति जैसे महान लोग भी यहीं से पढ़े थे। इनके साथ ही प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग भी यहीं से पढ़े थे। ये दर्शाता है कि नालंदा का नाम भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं था। इसकी ख्याति पूरे विश्व तक फैली हुई थी, खासकर चीन और तिब्बत जैसे देशों में। नालंदा का असली इतिहास भी हमें शुअनजांग नामक चीनी ट्रैवलर द्वारा मिलती है। शुअनजांग अपनी किताब ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन्स में बताते हैं कि वे 630 AD में नालंदा आए। जैसे ही वे नालंदा के विशाल द्वारों से गुजरे, उन्हें महसूस हुआ कि वे किसी साधारण स्थान पर नहीं आए, बल्कि एक ऐसे ज्ञान साम्राज्य में प्रवेश कर रहे हैं जिसका मुकाबला दुनिया में कहीं नहीं। उन्होंने नालंदा में लगभग 10 वर्ष बिताए और उन्हीं के लेख से हमें पता चला कि नालंदा में 10,000 विद्यार्थी और 2,000 शिक्षक थे। वे बताते हैं कि नालंदा का माहौल सिर्फ शिक्षा का नहीं, बल्कि बौद्धिक युद्ध का था, जहां दैनिक शास्त्रार्थ यानी कि डिबेट्स होते थे। विद्यार्थी एक दूसरे से सवाल करते, जवाब देते, परंपराओं पर प्रश्न उठाते और दर्शन के गहरे पहलुओं को चुनौती देते थे। जुआनजांग स्वयं नालंदा में शास्त्रार्थ जीतकर प्रसिद्ध हुए थे और उन्होंने यहां से हजारों मैन्युस्क्रिप्ट्स लेकर चीन वापसी की। इन्हीं ग्रंथों के आधार पर आज चीन और जापान में महायान बौद्ध धर्म की संरचना दिखाई देती है। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि यह हमारी ऐतिहासिक धरोहर कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज जिस ज्ञान को हम नया समझते हैं, शायद वह आज से कई हजार साल पहले ही मौजूद था। बस इतिहास की धूल ने उसे दबा दिया और इसी धूल में नालंदा भी दब गई। तो चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं नालंदा के विध्वंस का इतिहास, कि क्यों इस ज्ञान के केंद्र को आग में फूंक दिया गया। माना जाता है कि नालंदा को सन 1193 में जलाया गया, लेकिन उसकी पतन की तैयारी 200 साल पहले ही शुरू हो गई थी। 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच धीरे धीरे इसके पतन की कहानी लिखी जा रही थी। यह वह समय था जब भारत में बौद्ध धर्म अपनी शक्ति खो रहा था और राजनीतिक सांस्कृतिक परिस्थितियां बदल रही थीं। 10वीं 11वीं शताब्दी में भारत में बौद्ध धर्म पर तांत्रिक ट्रेडिशंस का प्रभाव बढ़ने लगा। तांत्रिक बौद्ध साधनाएं नालंदा, ओदंतपुरी और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में मुख्य धारा बनने लगी। चीन और तिब्बत के कई स्रोतों में लिखा है कि नालंदा के कुछ हिस्सों में तंत्र रिचुअल्स बढ़ गए थे, जिससे समाज में कुछ विरोध और भ्रम फैला। इस बदलाव ने नालंदा की प्रतिष्ठा पर हल्का असर डाला और फिर धीरे धीरे गांव से मिलने वाला दान भी कम होने लगा, जिसके बाद नालंदा पाला राजाओं पर निर्भर थी। लेकिन कुछ सालों के बाद पाला डायनेस्टी के राजा धर्मपाल ने लगभग 800 AD के आसपास विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किया, जिसके बाद पाला ने नालंदा की तुलना में विक्रमशिला को अधिक आर्थिक और राजनीतिक समर्थन देना शुरू किया। इससे नालंदा की वित्तीय शक्ति कम होने लगी। इन सब से नालंदा की जड़ें कमजोर हो चुकी थीं। फिर आया वो दौर जब नालंदा पूरी तरह तबाह हो गई। ये बात है सन 1190 की, जब मोहम्मद गौरी का पूरे भारत पर कब्जा बढ़ रहा था। उसी वक्त मोहम्मद गौरी ने तुर्की से आए अपने जनरल इख्तियार अल-दीन मोहम्मद बख्तियार खलजी को नॉर्थ ईस्ट यानी कि आज के बिहार की तरफ का मोर्चा संभालने का आदेश दिया। बख्तियार खिलजी एक तुर्की सैन्य अधिकारी, जिसकी क्रूरता और तेजी से विजय प्राप्त करने की भूख उसे खतरनाक बना रही थी। लेकिन जब वह बिहार की ओर पहुंचा तो अचानक उसे एक गंभीर बीमारी लग गई। वह बेहद कमजोर पड़ गया था और कई महीनों तक
कई हकीम उसका इलाज करते रहे, पर उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। इसी दौरान किसी ने उसे सलाह दी कि नालंदा के महान आयुर्वेदिक आचार्य राहुल श्रीभद्र ही तुम्हारा इलाज कर सकते हैं। पर खिलजी किसी काफिर यानी कि दूसरे धर्म के लोगों से इलाज नहीं कराना चाहता था। वह सोचता था कि जिसका इलाज मेरे बड़े बड़े हकीम नहीं कर पाए, उसका इलाज विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला आचार्य कैसे कर सकता है। पर अंत में मृत्यु के डर से खिलजी इलाज के लिए मान गया, परंतु उसने आचार्य राहुल श्रीभद्र के सामने एक शर्त रखी। उसने कहा कि तुम्हें मुझे बिना छुए, बिना कोई दवाई खिलाए ठीक करके दिखाओ तो मैं मानूंगा कि तुम कितने बड़े आयुर्वेद आचार्य हो। राहुल श्रीभद्र ने यह चुनौती स्वीकार की और खिलजी को कुरान लाकर दी और कहा कि तुम्हें इसे रोज पढ़ना है। इसके बाद प्रतिदिन खिलजी कुरान पढ़ने लगा और जैसे जैसे वह कुरान पढ़ता गया वैसे वैसे ही उसकी तबीयत में सुधार होता गया और अंततः कुरान खत्म होते होते खिलजी पूरी तरह स्वस्थ हो गया। यह देखकर खिलजी को आश्चर्य हुआ और उसने आचार्य राहुल श्रीभद्र से पूछा कि उन्होंने ऐसा किया कैसे। तब आचार्य ने कहा कि उन्होंने जड़ी बूटियों को पीसकर कुरान के पन्नों में मिला दिया था, जिसके कारण जैसे जैसे खिलजी उसे पढ़ता गया जड़ी बूटियों की सुगंध और अरोमा से वह ठीक होता गया। इन सब के बाद खिलजी पूरी तरह स्वस्थ हो गया, जिसके बाद अगर उसकी जगह और कोई होता तो शायद वह उस आचार्य का धन्यवाद करता। पर खिलजी का मन असुरक्षा, ईर्ष्या और क्रोध से भर गया। उसे यह जरा भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि इन काफिरों के पास इतना ज्ञान कैसे है जो मेरे हकीमों को भी पीछे छोड़ दे। इन सब से उसके मन में असुरक्षा जागी। वह सोचने लगा कि अगर इनका ज्ञान इसी तरह विस्तार होता रहा तो हमारे लिए दिक्कत होगी, और इसी भय से खिलजी ने नालंदा को जलाने का आदेश दिया। अब हम आते हैं नालंदा की सबसे अंधेरी रात पर। सन 1193 खिलजी की सेना नालंदा की ओर बढ़ रही थी और फिर आया भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक क्षण। खिलजी की सेना ने कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने आचार्यों को मारना शुरू कर दिया, साथ ही विद्यार्थियों को भी मार डाला। नालंदा की दीवारें खून से रंग चुकी थीं और अंत में खिलजी ने नालंदा को आग के हवाले कर दिया। कहा जाता है कि उस समय वहां की लाइब्रेरी में 90 लाख से ज्यादा किताबें थीं, जो लगभग 3 महीनों तक जलती रहीं, और इस तरह दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय का पतन हुआ। लेकिन मित्रों, कुछ सबूत और बुक्स हमें यह बताते हैं कि नालंदा को खिलजी ने नहीं बल्कि ब्राह्मणों ने जलाया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि बौद्ध धर्म और ज्यादा फैले। तो आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या सच में नालंदा को खिलजी ने नहीं बल्कि स्वयं ब्राह्मणों ने जलाया? तो चलिए जानते हैं इसकी सच्चाई, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरूर करें। तारनाथ, जो कि एक तिब्बती मंक थे, उन्होंने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया में यह दावा किया है कि नालंदा को ब्राह्मणों ने जलाया। दरअसल एक नहीं 2 तिब्बती मंक थे, एक तारनाथा और दूसरे सुम्पा खेनपो। इन दोनों ने अपनी किताबों में लिखा है कि काकुत सिद्ध नामक के एक मिनिस्टर ने मंक्स के लिए एक सेरेमनी रखी थी, जिसमें 2 हिंदू ब्राह्मण वहां भिक्षा मांगने आए थे, जिन पर वहां पढ़ने वाले कुछ मंक विद्यार्थियों ने गंदा पानी फेंक दिया और फिर उनके ऊपर कुत्तों को छोड़ दिया। इसके बाद दोनों की किताबें अलग अलग बातें बताती हैं। तारनाथा के हिसाब से गुस्से में आकर ब्राह्मणों ने सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ किया और उससे कुछ जादुई राख निकली, जिसे उन्होंने नालंदा पर छिड़क दिया और नालंदा जल गई। वहीं दूसरे मंक सुम्पा खेनपो के हिसाब से उन्होंने कोई यज्ञ नहीं किया, बल्कि तुरंत ही गुस्से में आकर नालंदा को जला दिया। तो क्या यह सच है? इसका सीधा जवाब है नहीं। दरअसल इस किताब के लेखक तिब्बती मंक तारनाथा कभी भारत आए ही नहीं। इसका मतलब उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा। और दूसरी बात, उन्होंने यह किताब सन 1600 में लिखी, यानी घटना के 400 साल बाद। इसका सीधा मतलब है कि उन्होंने ये बातें सिर्फ कहीं से सुनी थी। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि सिर्फ क्यों इन 2 किताबों में इस घटना का वर्णन है, जबकि खिलजी द्वारा जलाए जाने के हमें कई सबूत मिलते हैं। जैसे कि पर्शियन इतिहासकार मिन्हाजी सिराज की किताब तबकात-ई नासिरी में लिखा है कि बख्तियार खिलजी ने बिहार के उस विशाल परिसर पर हमला किया, जिसमें नालंदा, ओदंतपुरी और अन्य महाविहार शामिल थे। और सबसे बड़ा सबूत हमें मिलता है
तिब्बती मंक धर्मस्वामिन की किताब में। उनके हिसाब से वे खिलजी के आक्रमण के 40 साल बाद नालंदा आए थे। तब तक नालंदा पूरी तरह जल चुकी थी, लेकिन लगभग 70 भिक्षु बच गए थे जो अभी भी नालंदा के आसपास ज्ञान दे रहे थे, और उन्हें इस घटना की जानकारी खुद उन भिक्षुओं ने दी थी, इसलिए यही सबसे प्रमाणित सबूत माना जाता है। लेकिन दोस्तों, नालंदा की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अब आता है इसके पुनर्निर्माण की कहानी कि कैसे इसे फिर से बनाया गया, और 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो चलिए अब जानते हैं इसके निर्माण की असली कहानी। माना जाता है कि नालंदा के पतन के लगभग 600 साल बाद दुनिया को यह तक नहीं पता था कि नालंदा कहाँ है। लोगों को बस इतना याद था कि कभी भारत में एक महान विश्वविद्यालय था जो कहीं बिहार की धरती पर बसा था, पर वह कहाँ, यह किसी को नहीं पता था। फिर आया साल 1812। बंगाल प्रेसिडेंसी के सर्वेक्षण के दौरान एक स्कॉटिश सर्वेयर फ्रांसिस ब्यूकैनन हैमिल्टन इस क्षेत्र में पहुंचे। उन्हें कुछ अजीब सी ऊंची टीलेनुमा संरचनाएं दिखाई दी। मानव निर्मित लगती थीं, पर पूरी तरह मिट्टी में समाई हुई। वे समझ नहीं पाए कि यह क्या है, पर उन्होंने विस्तृत स्केच बनाए। यह नालंदा की रीडिस्कवरी की पहली रोशनी थी। फिर 1861 में भारतीय पुरातत्व के पिता अलेक्जेंडर कनिंघहैम ने ब्यूकेनन की रिपोर्ट को पढ़ा और उसे चीन के यात्री शुआनजंग के ट्रैवलॉग से मिलाया। शुआनजंग ने नालंदा के चारों ओर की दूरी, गांवों, तालाबों और स्तूपों का बेहद सटीक वर्णन किया था। कनिंघहम ने वैज्ञानिक तरीके से इन निशानों को जोड़ा और ऐलान किया, दिस इज नालंदा, यानी दुनिया की सबसे महान विश्वविद्यालय फिर से खोज ली गई। लेकिन नालंदा के असली रहस्य उजागर हुए 1915 से 1938 के बीच, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस स्थल की खुदाई शुरू की। जॉन मार्शल, स्पूनर और हीरानंदा सस्त्री जैसे पुरातत्वविदों ने नालंदा के विशाल अवशेषों को परत दर परत खोला, और खुदाई में निकली जली हुई ईंटों की मोटी परतें, टूटी मूर्तियां, गिरा हुआ स्तूप, जलाए गए विहार, 8 विशाल कैंपसेस, 300 से अधिक रूम्स, हॉस्टल्स, मेडिटेशन हॉल्स, लेक्स आदि, जिससे यह पूरी तरह साबित हो गया कि यह नालंदा विश्वविद्यालय ही है। इन खुदाइयों ने दुनिया को बता दिया कि नालंदा कोई किंवदंती नहीं, एक विशाल वास्तविक विश्वविद्यालय था जो अपनी महानता में आधुनिक यूनिवर्सिटीज से भी आगे था। अब समय में आगे आते हैं। जब प्राचीन नालंदा की राख 20वीं सदी में सामने आई तो दुनिया हैरान रह गई, और 21वीं सदी में एक सपना जन्मा। क्या नालंदा फिर से जीवित हो सकती है? यह सपना पहली बार बड़े पैमाने पर उठाया भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉ. APJ अब्दुल कलाम ने। 2006 में उन्होंने एक भाषण में कहा, इंडिया मस्ट रिवाइव नालंदा एज द वर्ल्ड्स सेंट्रल हब ऑफ नॉलेज। उनकी दृष्टि थी कि नालंदा फिर से एशिया का इंटेलेक्चुअल सेंटर बने, जैसा 1500 साल पहले था। फिर आया नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010, जिसे संसद ने पारित किया। नालंदा का नया कैंपस एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। दुनिया के कई देश इस परियोजना में शामिल हुए। जापान, चीन, सिंगापुर, लाओस, थाईलैंड, कोरिया और लगभग 17 देशों ने आधिकारिक रूप से इसे समर्थन दिया। यह विश्व में शिक्षा के लिए भारत की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक पहल बन गई। इसी के बाद बिहार के राजगीर में नया नालंदा कैंपस बनना शुरू हुआ, मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ, लेकिन प्रेरणा एंशिएंट नालंदा के भारी स्तूपों और ईंट की संरचना से। और आखिरकार 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नया भव्य कैंपस इनॉग्रेट किया। यह वही भूमि थी, वही आकाश, पर एक नया नालंदा, एक ऐसा नालंदा जो भविष्य के लिए बना था, लेकिन जिसकी जड़ें इतिहास में थीं। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या नालंदा फिर से अपनी पहचान बना पाएगी? क्या फिर से पूरे विश्व की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय बन पाएगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वैसे क्या आपको पता है कि सिर्फ नालंदा ऐसी जगह नहीं थी जहां मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हमला किया? उन्होंने भारत के कई और हिस्सों पर हमला किया, और उनमें से एक था काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसे तोड़कर वहां ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया। पर क्या यह बात सच है?
और अगर आप इसकी सच्चाई सही प्रमाणों के साथ जानना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर हमारी काशी विश्वनाथ वाली डॉक्यूमेंट्री जरूर देखें। बाकी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।